स्टार्टिंग के सर्टिफिकेट है वो बनाना है पीपीटी के बाद इन्वेस्टिगेटिव मैंने चॉकलेट पढ़ा मतलब तो मैंने तो पीपीटी मैंने बहुत पूरा लिखा हां मैंने ऊपर ले गया बेकिंग सोडा को रिएक्शन लगे ये तो और लेट आया ये को बट टॉपिक तो इसके बोलते ना कम लिमिटेड टॉपिक्स या कुछ भी ये चॉकलेट का क्या होता है नया चैप्टर करना है ना एटम्स है ना एटम तो सबसे पहले एटम के बारे में वैसे तो बहुत लोगों ने बोला था लेकिन इसने काफ़ी कुछ बता दिया था अपने एटॉमिक मॉडल में। तो इसने क्या किया था तुमने पढ़ा भी होगा शायद, हाँ? क्या किया इसने गोल्ड की फॉइल ली। क्यों नहीं गोल्ड की फॉइल? और उसको थिन कर सकते हैं। गोल्ड की फॉइल को जितना पतला करो तो कर सकते हैं, वो कहीं से टूटेगा नहीं। तो तुमने जैसे चांदी भी होता है सिल्वर, उसको भी पतला कर देते हैं, मिठाई के ऊपर रखते हैं क्योंकि वो पतला हो जाता है। ऐसे ही सोने को भी रख सकते हैं, बस वो महंगी हो जाएगी मिठाई। तो उसने क्या किया कि एटम के ऊपर ये जो गोल्ड की फॉइल ली, ये पतला इसलिए किया ताकि हमको एक लेयर मिल जाए एटम की, एक ही लेयर मिले। लेकिन एक लेयर ऐसा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए तो तुमको नैनोमीटर के स्केल पे जाना पड़ेगा, एंगस्ट्रॉम के। तो ये फिर भी इतना पतला कर देते कि उसमें कुछ हंड्रेड्स, जैसे कि 150-200 एटम्स की लेयर होती है। 150-200 एटम की लेयर भी बहुत पतली होती है, ठीक है। तो पतला इसलिए करते हैं ताकि हम एटम को सही से एनालाइज कर पाए। अब उसने क्या किया, यहाँ से अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, अल्फा पार्टिकल भगा। अल्फा पार्टिकल आता कहाँ से है? हाँ, वो He2+ कहाँ से आता है? He2+ कहाँ पैदा होता है? निकालते रहेंगे क्या? कैसे निकालें? तो देखो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, किसी एलिमेंट में जो जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट नहीं होते, यूरेनियम, थोरियम, ये सब, तो जब डीके करते हैं तो ये अल्फा निकालते हैं। बस बहुत आसान है। यूरेनियम जब डिसइंटीग्रेट डीके करेगा, पढ़ा है ना ये सब, हाफ लाइफ वगैरह, तो डीके करता है, बड़ा न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है तो वो टूटने लगता है। तो टूट के क्या पैदा करता है? अल्फा। तो जो सारे नहीं करते, कुछ करते हैं, मैक्सिमम कर लेते हैं। तो अल्फा पार्टिकल पैदा करेगा तो उसको वो इकट्ठा करके कर सकता है। यहाँ से अल्फा पार्टिकल की वो निकल रही है, समझ लो बीम निकल रही है। जैसे कि बल्ब में से क्या निकल रही है? रोशनी निकल रही है ना, वैसे निकलती है अल्फा पार्टिकल की चारों तरफ। रोशनी दिखती नहीं हो, लेकिन होते हैं अल्फा पार्टिकल। तो यहाँ से अल्फा पार्टिकल की बीम निकल गई, मतलब वैसे तो चारों तरफ निकल रही होगी, लेकिन वो सिर्फ यहाँ से छेद करके एक उसको इस तरफ बम्बार्ड करा। तो कैसे कराएगा अल्फा पार्टिकल? कैसे जाएगा उधर? जरूर थोड़ी इधर जाएगा, यहाँ से टकरा के इधर भाग सकता है। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट कराता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो क्या होता है? अल्फा पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिवली चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो भागेगा, इसलिए भगाता है। ये है अल्फा पार्टिकल। क्या होता है? He2+, ठीक है। अब ये यहाँ जाएगा तो फिर उसने कुछ ऑब्जर्वेशन देखी, वही सब। तो उसने क्या देखा कि यहाँ पे
न्यूक्लियस है और एटम है। तो तुमको एक अंदाजा देता हूँ, मान लो कि एक फुटबॉल ले लो, फुटबॉल को न्यूक्लियस समझो, तो फिर एटम कितना बड़ा हो सकता है? फुटबॉल फील्ड, फुटबॉल की फील्ड उससे थोड़े बड़ा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होता, उनके बीच में डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा होता है, 1,00,000 गुना, 1,00,000 गुना, नहीं अर्थ अगर तुम फुटबॉल लोगे न्यूक्लियस को, तो उसका एटम हो जाएगा 10 किलोमीटर जितना, 10 किलोमीटर तो दूर तक फैला होगा। ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ, हाइड्रोजन में कितना छोटा, उससे बड़ा लोगे तो जैसे हाइड्रोजन में नहीं होता कि हाइड्रोजन का पहला जो लेवल होता है एनर्जी लेवल KLM में सुना है ना, N = 1 2 3, तो N1 की बात कर रहा हूँ, 10 किलोमीटर जितना है। जो दूसरा ले लोगे N = 2, तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा, 40। अगला लोगे तो 90 किलोमीटर, उसके मतलब स्क्वायर में चलता है ऐसा, n² के टर्म्स में। ऐसा समझो कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है, ये जितना बनाया ना मैंने इसके सामने, ये भी बहुत बड़ा है, उसको 1,00,000 गुना छोटा करना है, तो जो भी है समझ जाओ तुम, ठीक है। अब यहाँ से ये जो जा रहे हैं अल्फा पार्टिकल्स, ये भी करोड़ों लाखों करोड़ों जा रहे हैं ऐसे भीड़ में, पूरी एक लाइन नहीं, लाइन के अंदर ही लाखों करोड़ों है। अब यहाँ पे भी लाखों करोड़ों एटम है, वो सब जैसे बारिश होती है तो सारे घरों पे गिरती है, तो वही बारिश हो रही है अल्फा पार्टिकल्स की, और यहाँ पे एटम्स को एक घर समझो बहुत सारे, तो सारे घरों पे पड़ रही है बहुत सारे। अगर छोटे से 1 मिलीमीटर भी लोगे तो उसके अंदर भी लाखों करोड़ों एटम आ जाएंगे। तो ऐसे गिर रहे हैं इसके ऊपर, तो हम एक की बात कर रहे हैं। तो होता क्या कि अब तुम समझो कि जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज है, और जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है, तो जब उसके पास जाएगा तो रिपेल करेगा। लेकिन तुम ये देखो कि फुटबॉल जितना पॉजिटिव चार्ज, ठीक, और 10 किलोमीटर तक एटम फैला। अब कोई मान लो 5-6 किलोमीटर दूर से कोई चार्ज निकल रहा है, तो उस पर क्या ही असर डालेगा? ये क्या डालेगा? कुछ नहीं। 2-3 किलोमीटर में भी कुछ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ 1 किलोमीटर में कुछ नहीं, क्या बहुत ही कम। जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे फर्क पड़ेगा। तो उसके आसपास ही समझ लो कि 100, 150, 200 मीटर में ही ज्यादा फर्क पड़ेगा, ज्यादा कुछ। और उसके बाद तो सारे के सारे जितने भी 10 किलोमीटर के अंदर ऐसे निकल जाएंगे। तो ये जितने भी है ना दूर दूर से सब ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल गए, ठीक है। अब जैसे जैसे मामला पास आता है तो थोड़ा सा डेविएशन करने लगता है, ये समझ लो ऐसा। उसके बाद ये हो गया, ये ठीक है। और एक जो होगा, जैसे ये जो सबसे पास है, ये इसके पास जा रहा था, यहाँ पे जाने वाला था, तो उसको रिपेल कर दिया ज्यादा एंगल पे। और एक जो उसके सामने जाएगा, बिल्कुल सामने, वापस आना उसको। हाँ, ऐसे करने वाले बहुत कम होते हैं। समझ लो 1,00,000 में 1,00,000 में 4-5 होंगे। ठीक है, ये मैंने तुमको ज्यादा दिखा दिया, लेकिन समझ लो कि ये अगर न्यूक्लियस है ना सेंटर पे, ये न्यूक्लियस है सेंटर पे, तो ये जितना भी तुमको इफेक्ट दिख रहा है टेढ़ा मेढ़ा, वो सिर्फ इतने में से ही हो, इतने में ही हो रहा होगा, इतने में। मतलब उसके फुटबॉल है तो 100, 150, 200 मीटर बस, उतने में ही सब कुछ हो जा रहा होगा, उसके बाहर तो पता भी नहीं चल रहा ऐसा। लेकिन तुमको दिखाने के लिए मैंने बना दिया, ठीक है। तो उसने क्या देखा, उसने कुछ ऑब्जर्व किया, क्या बोला, मैक्सिमम स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी। ठीक है। हाँ, दूसरा सारा वेट न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेट, सारा जो
पॉजिटिव चार्ज सेंटर पे सेंटर पे सारा वेट सारा पॉजिटिव चार्ज। हाँ, और छोटी सी जगह पे एट द सेंटर ऑफ एटम positively there is a positively charged nucleus, बहुत छोटा। और तीसरा इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और न्यूट्रल होता है, एटम इज न्यूट्रल। नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स revolve around nucleus in circular orbits। ऐसे ऐसे उसने बोला, और उसने एक और चीज बता दी, एक घूमते हैं, ये घूमना ही पड़ेगा, वो उसने देखा नहीं कि घूम रहे कि नहीं घूम रहे, वो घूमना ही क्यों पड़ेगा घूमना, इलेक्ट्रॉन को इसके चक्कर मारने पड़ेंगे, जो प्रोटॉन है वो फोर्स लगाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। नहीं तो खींचना लेगा यार। देखो दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है जो किसी का चक्कर नहीं मार रही, बता दो। मार रही, धरती सन के मार रही है, मून और धरती का ये वो, ऐसी कोई चीज नहीं है जो चक्कर ना मारे। अब तुम बोलोगे कि ये दोनों चक्कर नहीं मार रहे, अरे मार रहे हैं भाई, ये तो धरती के ही तो मार रहे हैं, ठीक है, आपस में भी मार रहे हैं, तुम्हें नहीं पता। जैसे कि मून और धरती एक दूसरे के चक्कर भी, एक दूसरे के क्या, एक दूसरे के फोर्स की वजह से वो भी घूमते हैं। जुपिटर सूरज को घुमाने के लिए मजबूर कर देता है, जुपिटर इतना भारी है। ये जो सन है वो भी ऐसे ऐसे घूमने लगता है, जुपिटर ऐसे ऐसे घूमता है। जुपिटर तो चलो सन के अराउंड घूमता है, लेकिन सन भी ऐसे ऐसे घूमने लग जाता है। तो जितने भारी भारी होते हैं वो एक दूसरे को घुमाने लग जाते हैं, ठीक है। छोटे मास में पता नहीं चलता, बड़े मास में दिख जाता है। तो घूमना तो मजबूरी है, नहीं तो फोर्स लगा के खींच लेगा वो। और ये पॉजिटिवली चार्ज है और उसको नेगेटिवली चार्ज को खींच लेगा तो गायब हो जाएगा सब। समझ आ रहा है कि नहीं? तो इसीलिए घूमना पड़ता, तो घूमना पड़ेगा। तो इधर देखो, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है और सेंटर पे क्या है? न्यूक्लियस। तो चार्ज कितना है इसका? फोर्स बताओ पहले, फोर्स बताओ कितना फोर्स लगेगा? mv²/r। अरे वो तो एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स। ये बताओ। अच्छा k q1 है ना? हाँ, k q1q2/r²। q1 कितना है? q1 प्रोटॉन का प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है। नहीं, कितने प्रोटॉन? जितने प्रोटॉन, तो उसको बोलेंगे Z बोलते हैं यार, एटॉमिक नंबर को बोलते हैं ना Z। हाँ, गोल्ड है मान लो, तो गोल्ड के कितने होते हैं Z? 79 होता है। और तो उसका होता है वोलियम का होता है 79 पे शायद से। वो शुरू होते हैं, लेंथनॉइड शुरू हो जाते हैं 79 के बाद। उसमें गोल्ड नहीं होता। इसकी लाइन में नहीं होता। किसकी लाइन में? 60 या 50 की लाइन में होता है गोल्ड। यहाँ पे यार में आता है गोल्ड 5F में तो आता नहीं पता। देखो यार, देखो 79 के बाद तो शुरू हो जाते हैं लेंथनॉइड। चलो कोई बात नहीं, जैसा भी है। kZe²/r। तो ये जो भी है, मतलब तुम छोड़ो गोल्ड, ये तो कुछ भी हो सकता है।
और एक्चुअली यहाँ पे नहीं, यहाँ पे अच्छा ठीक है, ये चक्कर मार रहा है इसके, ये इसकी गोल्ड की कहानी नहीं बता रहा मैं, ये एक जनरल बता रहा हूँ कि कोई भी न्यूक्लियस, कोई भी एटम है, उसका तो एटम नंबर होगा ना Z, उसका इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा होगा, मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन अभी, बाकी बहुत सारे भी हो सकते हैं, उनकी कहानी अभी कुछ नहीं, हाइड्रोजन पे बात कर, एक इलेक्ट्रॉन चक्कर मार रहा है तो यही फोर्स लगेगा, अब फोर्स किसके बराबर होगा, mv²/r, तो ये क्या हो गया kz, तो उसने ये भी बता दिया कि ऐसे ऐसे करके तुम इक्वेशन बना सकते हो, उसकी स्पीड भी निकाल सकते हैं, ये इक्वेशन है नॉर्मल सी, ये क्लासिकल मैकेनिक्स से आता है, न्यूटन ने दिया था जो, तो उसने कोई नई चीज नहीं दी, उसने बोल दिया कि भाई ये फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन भी होगा। लेकिन वह बात उसकी डिसएडवांटेज भी तो थी कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल दूसरे चार्ज पार्टिकल के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी लॉस करेगा और कुछ टाइम बाद उसी में मतलब सेंटर आ जाएगा, इसकी डिसएडवांटेज भी तो थी। अभी करेंगे, लिख लिया ये सब ठीक, तो उसने रदरफोर्ड ने ये सब दे दिया, ठीक है। अभी हम बात करते हैं, देखो एक चीज और, मान लो यहां से क्या आ रही है, पूरे अल्फा पार्टिकल की एक बीम आ रही है, तो ये ऐसे आके टेढ़ा हो गया मान लो, ठीक है, लेकिन ये अगर नहीं टेढ़ा होता तो क्या होता, इसका सीधा जाता, ये सीधा जा रहा होता, अगर यहाँ पे कुछ ना होता तो सीधा चला जाता ना, हाँ, तो उसको बोलते हैं उस डिस्टेंस को, ये जो लाइन है न्यूक्लियस से, इम्पैक्ट फैक्टर, इम्पैक्ट फैक्टर, अल्फा पार्टिकल आ रहा है ऐसे मुड़ गया, लेकिन ना मुड़ता तो सीधा जाता ना, वही सीधी लाइन बना लो, और वो कितना दूर है न्यूक्लियस से, उसी को बोलते हैं इम्पैक्ट फैक्टर, ठीक है। और ये देखो, जो पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल बिल्कुल सामने से आ रहा था वो वापस जाएगा, तो कहीं से तो पलटेगा, कहीं से पलटी मारेगा, तो वो जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से उसको बोलते हैं d, मतलब डिस्टेंस ऑफ, हाँ ये सुना है क्या, ये फॉर्मूला पढ़ा है, कैसे निकालते हैं, तो चलो निकाल लेते हैं। मान लो कि ये न्यूक्लियस है और यहाँ से आ रहा है वो पार्टिकल और यहाँ से पलटी मार के वापस जा रहा है, ऐसे मान लो, और ये डिस्टेंस हमें निकालना है d जो भी है, ये ZE हो गया, और ये क्या है जो आ रहा था नीचे से अल्फा पार्टिकल, तो 2E हो गया, चार्ज उसका 2E, ठीक। अब वही है, यूरेनियम जो टूटा, अल्फा पार्टिकल निकला, तो उसको उसने दौड़ाया, किससे, पोटेंशियल डिफरेंस लगा के, तो क्या करें, यहां से लेके वहां तक एनर्जी इक्वेशन लगा देते हैं, एनर्जी इज कंजर्व्ड, कहीं लॉस तो है नहीं, तो यहाँ पे एनर्जी बताओ कितनी, जब निकला यहाँ से कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी जो निकला हो, और वहां जाके काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि पलटी मारेगा, तो काइनेटिक एनर्जी मान लो क्या ही है, उसे भगाया था, तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यहाँ कितनी होगी, 0, क्योंकि ये तो बहुत दूर है, स्टार्ट हो रहा है, बहुत दूर है। अरे वो होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का, KQ/R, Q1 Q2, हाँ KQ/R, R, तो R तो बहुत ज्यादा है क्योंकि ये एटम से बहुत दूर है, ये गोल्ड की फॉल से बहुत दूर होगा, तो क्या इन्फ्लुएंस होगा उसका, कुछ नहीं होगा, इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी क्योंकि एटम से बहुत दूर है, तो 0 इज इक्वल टू यहाँ पहुंच के काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम, हाँ पोटेंशियल एनर्जी जो भी होती है कितनी रहेगी बोलो, KQ1Q2/D, K
2e ZE 2e बाय डी बस, ठीक है। तो ये आ गया हमारा d आ गया, तो क्या हो जाएगा 2k ZE स्क्वायर अपॉन k। अगर कोई काइनेटिक एनर्जी को हम ये बताया था क्या कि दौड़ाएंगे, क्यू ई हो जाएगी बस क्यों ही बताया था क्या हाँ किसमें, उसमें ड्यूअल नेचर में डी ब्रोगली में। हाँ डी प्रोग्राम तो कभी कभी इसको अगर दौड़ा देंगे तो क्या हो जाएगा क्यू ई पोटेंशियल क्यू ई क्यू वी, और क्यू कौन सा लेंगे, क्यू कौन सा लेंगे, क्यू जिसको दौड़ा रहे हैं हाँ 2e, तो 2e कट जाएगा तो कुछ आ जाएगा, तुम याद रखो ठीक है। तो ये डिस्टेंस मतलब निकालने गए छोटा सा मामला, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। भाई इम्पैक्ट फैक्टर क्या था ये बात? एक लाइन, अरे ये पार्टिकल आ रहा है ऐसे लगे ना, जाता तो क्या होता, सीधा ही जाता, तो वही लाइन न्यूक्लियस से कितना दूर है। ये तो हर अल्फा पार्टिकल के लिए अलग होगा। क्या क्या इम्पैक्ट फैक्टर, हाँ इसके फॉर्मूले में तो कॉट थीटा आता है, इसमें इम्पैक्ट है इसके फॉर्मूले। रुक जाओ इतना आगे भी होते पता है कि तुमने पढ़ लिया है आगे का होगा नंबर से नोट तो मैं दिखाता भी नहीं। सीरियसली का करेक्ट डिस्टिंक्शन बता दिया। हाँ सीजीपी और हमारे मैं नहीं सिर्फ पास आके जाएगा क्या मार्क्स में नहीं नहीं पास आके तो टॉपर का इनसे चाहिए टॉपर नहीं पता चलेंगे खत्म हो गया सब अबे देखो, मान लो कि ये हो गया, अब ये अल्फा पार्टिकल आ रहा था, अब ये ऐसे मुड़ के कहीं चला जाएगा, तो उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डिविएशन। शायद रे ऑप्टिक्स में भी देखा था ना कि इनिशियल डायरेक्शन और जहाँ वो निकल गया, तो ये फाइनल डायरेक्शन हो गई और इनिशियल डायरेक्शन ये थी, इन दोनों के बीच में एंगल को बोलेंगे एल। इसको स्कैटरिंग एंगल भी बोलते हैं, कितने एंगल पे स्कैटर हो गया वो, भाग गया, डिविएशन ही बोल सकते हैं। थीटा और इम्पैक्ट फैक्टर, क्या हुआ इम्पैक्ट फैक्टर, ये इम्पैक्ट फैक्टर ये हुआ, इन दोनों के बीच में रिलेशन है, क्या है, तो B इज प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कॉट प्रोपोर्शनल कॉट थीटा बाय 2, जो इम्पैक्ट फैक्टर है वो ऐसे रिलेटेड, ठीक। इसकी डेरिवेशन भी है लेकिन वो तुम्हारे कोर्स में नहीं है, बोलोगे तो समझा दूंगा, बहुत लंबी सी है, उसमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, रहने दो, इसको याद रखो, कभी कभी डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है, ठीक। सीजीपी वाला होगा भाई इससे जाती है ठीक है, हो गया।
पे उसकी लिमिटेशन क्या है। रदरफोर्ड मॉडल सब कुछ नहीं बता पाया। क्या नहीं बता पाया? वो एक घूम रहा होता है तो वो एनर्जी लॉस करेगा, एनर्जी लॉस करेगा तो उसे अंदर चले जाना चाहिए, एनर्जी निकालेगा। हाँ इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है जेड तो वो एनर्जी निकालेगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि भैया वो एक एक्सेलरेशन में और एक्सेलरेटेड वो हमेशा एमिट करते हैं एनर्जी, अगर क्यों? एक्सेलरेटेड मोशन में होता है तो क्यों? क्योंकि बस पे सेंटर पे फोर्स लग रही है तो वो और अंदर उसकी आना चाहिए रिपल्शन था। है, तो एक टाइम बाद जो इसकी क्या कहते हैं, इसकी जो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है ये धीरे धीरे लूज होगी, क्योंकि ये एनर्जी निकालेगा ही क्यों? क्योंकि घूम रहा है तो उससे क्या होगा? घूमने से एनर्जी निकल जाती है। सेल की भी एनर्जी होती है अपने। ऐसे तो धरती भी है, इतने करोड़ों साल से चक्कर मार रही है, उसकी एनर्जी निकल गई। मतलब देखो क्या है, थोड़ा सही बताया था तुमने। देखो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, तो सर्कल में ही घूम रहा है, तो उसमें सही बता सर्कल में, तो सर्कल में घूम रहा है तो क्या होगा उसके पास? दो टाइप के एक्सेलरेशन, दो टाइप की कहाँ से यूनिफॉर्म स्पीड चेंज होगी। हाँ क्या होगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगा। हाँ घूम रहा है ना सर्कल में, ठीक है। अब एक्सेलरेशन है, चार्ज पार्टिकल भी है, तो हमने अच्छा वो पढ़ा ही नहीं अभी, 8 चैप्टर नहीं पढ़ा ना अभी। ठीक है, उस चैप्टर में पढ़ते हैं कि हाँ वही, जब भी चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करेगा तो वेव पैदा हो जाएगी, ईएम वेव। ईएम वेव पैदा ही ऐसे होती है, जैसे इसमें क्या है, करंट जा रहा है तारों में, तो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं, तो ईएम वेव पैदा होती है। ऐसे ही तरीका यही है, तुम कहीं के भी देख लो, ये रेडियो वीडियो जो चल रहा है, वेव से जो भी चल रहा है सब ऐसे ही पैदा हो रहा है। चार्ज पार्टिकल को ऑसिलेट कराते हैं, ऑसिलेशन में भी तो एक्सेलरेशन होता है, और वो वेव निकालेगा। और ऑसिलेशन कहाँ होते हैं? यहाँ तारों में होते हैं, क्योंकि करंट आगे जाएगा अगले सेकंड नहीं, 1 सेकंड में 100 बार। एसी करंट ऐसे होता है ना, 1 सेकंड में 100 बार ऊपर नीचे होता है। वो छू के वापस आता है, छू के भी नहीं, बस एक ही जगह पे वाइब्रेट करता रहता है। अच्छा तो जैसे फोन वाइब्रेट करता है, फोन वाइब्रेट करते हैं, नहीं वाइब्रेशन पे डाल के वैसे कोई प्लेन टेबल है उस पे रख दें, वजह से कॉल आया तो वो ही था ना। अरे वो वाइब्रेशन नहीं है यार, इलेक्ट्रॉन आगे पीछे जाता है, वही करंट है। इलेक्ट्रॉन का जाना आगे पीछे करंट, तो वाइब्रेशन में है, तो आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा तो एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन होता है तो वेव निकलती है, और वेव निकलेगी तो फोटोन भी निकलेंगे, और फोटोन में क्या होती है? एनर्जी, और एनर्जी निकल गई तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी, तो फिर वो धीरे धीरे उसका सर्कल छोटा हो जाएगा सर्कल। हाँ तो ऐसे करके अंदर पूछा, ऐसा लोगों ने इससे पूछा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा। लोगों ने बोला पहले तो उसने ये सब करके दिखा दिया, ठीक है, फिर जो उसके कॉम्पिटिटर थे, ऐसा होता नहीं है, जो रिसर्च कर रहा होता तो उसके साथ में भी चल रही होती, कोई और रिसर्च कर रहा होता उसी चीज पे, तो उसने पहले कर दी, तो वो सोचने लगा यार ये तो उसने पहले कर दी, चलो इसके अंदर खोट निकालो, ये करो, कुछ भी करके इसको सक्सेसफुल करो, तो मेरा नाम आना चाहिए, होता है ना ऐसा। हाँ तो उसने बोला भाई तुम ये क्यों नहीं हो रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, कई लोगों ने, साइंटिस्ट लोगों ने बोला, तो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया, बस ये लिमिटेशन वो नहीं कर पाया। तो इसमें ये समझ लो कि इट कुड नॉट, लिख लो, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इसका जो मॉडल है इसने स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को समझा नहीं पाया, couldn't explain the stability of electron,
स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो उसमें एक दो लाइन लिख लो। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स इन अ सर्कल it has acceleration and accelerated charges emit EM waves which carry some energy. Accelerated charge emit EM waves which carry energy. Due to which energy of electron will keep on decreasing and eventually it will fall in nucleus. which carry energy के बाद क्या बोला था? which Due to which energy of electron will keep on decreasing, ठीक है, and eventually it will fall in nucleus. But it doesn't happen, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है। तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए एक नया वो आ गया बंदा, तो वो भी देख लेते हैं जल्दी से। अब ये जो बोर मॉडल है, ये इसने लगभग सब कुछ बता दिया, लेकिन फिर भी उसकी भी लिमिटेशन है। देखो ये चैप्टर जो है ना, वैसे तो तुम करोगे, सवाल लगाओगे, फॉर्मूला लगाने, जैसे डुअल नेचर में था, फॉर्मूले से काम हो गया ना। हाँ, लेकिन अंदर की जो चीजें होती है ना, समझ में आए तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे इसके अंदर की चीजें समझ लो, बाकी तो फॉर्मूला लगाने, फॉर्मूले ही हैं और कुछ नहीं है। लेकिन ये मॉडर्न फिजिक्स है, आजकल यही चल रहा लाइफ में, क्योंकि अब वो मैकेनिक्स वगैरह कुछ है नहीं निकालने के लिए, कुछ नहीं, वो तो 200 साल पुरानी चीज है, कुछ था भी नहीं। जब न्यूटन ने निकाला तो तभी खत्म हो गया था। लेकिन ये जो मॉडर्न फिजिक्स है, इसके अंदर तो भी पता नहीं क्या क्या चल रहा है, ये निकालो, वो निकालो, गॉड पार्टिकल निकालो, सुना है कि नहीं? लोग क्या क्या करते हैं इसके अंदर, स्ट्रिंग थ्योरी सुनी है? नहीं तो अरे ये नहीं सुना आजकल यार कि जो क्या होता वो कुछ था, एंटेंगलमेंट पार्टिकल का, एक का होता है स्पिन, इस तरफ एक डब्बा नहीं बनाते केमिस्ट्री में, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक का स्पिन क्लॉकवाइज, एक का एंटी क्लॉकवाइज। ये होगा ही, पक्का होगा। क्वांटम नंबर स्पिन मतलब वो होने अपोजिट होने ही चाहिए, बाकी 3 क्वांटिटी का सेम है तो वो अपोजिट होने ही चाहिए, वरना एटॉमिक। दो इलेक्ट्रॉन का अपोजिट ही होगा। स्पिन को तो एमएस से डिनोट करते हैं, ऐसा होता है ना? हाँ ठीक है। तो उसमें आजकल ऐसी पिछले साल का नोबेल प्राइज है इसी पे, मतलब ये तो नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन हाँ क्या उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या, 2 पार्टिकल हैं, वो एंटेंगलमेंट इसको बोलते हैं, जुड़े हुए आपस में। एक अगर ऐसा होगा तो लेकिन तुम्हें ये नहीं पता ना तो कौन ऐसा है, तुम बता सकते हो? नहीं, तो वो चेंज होते रहते हैं ना। तो मान लो इसका ऐसे है तो इसका, तो मान लो कि तुमने ऑब्जर्वेशन नहीं किया, एक का हमने निकाले तो दूसरे को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ऐसा होगा। नहीं, डायरेक्शन कर रहे हो। हाँ, डायरेक्शन प्रेडिक्ट कैसे, डायरेक्शन कैसे प्रेडिक्ट? हाँ देखो, हाँ सही बोल रहा हूँ। अगर एक का ऐसे है तो दूसरे का ऐसा हो जाएगा, लेकिन तुम्हें नहीं पता इसका ऐसे है। और ये कैसे पता चलेगा इसका ऐसे है? कुछ ये ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करेगा। मान लो एक टॉस करते हैं सिक्का, तो उसमें घूम रहा है वो, तो ऐसे ही तो हेड और टेल तुमको दिखेगा कि नहीं, तुम्हारे सामने से निकलेगा, तुम्हें हेड आएगा फिर टेल आएगा, ऐसे घूम रहा है। तो तुम बता नहीं सकते ना कौन सा आने वाला है, हवा में बता सकते हो। मान लो कि तुमने एकदम से दुनिया रोक दी तो सिक्का भी रुक जाएगा, तो तुम्हारा क्या हो गया, मान लो हेड आ गया तुम्हारे सामने, ठीक।
तो उसके जो साथी होगा उसमें क्या आ जाएगा। अब तुमने अगर ऑब्जर्वेशन नहीं ली तो फिर तुम कुछ बता नहीं पाओ। हाँ। और मान लो कि ये दो सिक्के, दो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं, एक एटम के अंदर। तुम उनको दूर ले जाओ, कितना दूर, यहाँ से एक यहाँ एक दूसरे सोलर सिस्टम में ले जाओ, बहुत दूर ले जाओ, और यहाँ पे ये दोनों फिर भी अपोजिट स्पिन। ये है एंटेंगलमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर तुमने इसका डेफिनेट कर दिया कि इसका स्पिन ऐसे है तो तुरंत इंफॉर्मेशन जाएगी दूसरे वाले के पास। हाँ, और उसका ऑपोजिट ही हो जाएगा। मान लो एक बंदा वहां बैठा रखा है, एक यहाँ है, दोनों सिक्के घूम रहे हैं, जैसे ही तुमने इसका हेड देखा वैसे ही उसको टेल दिखेगा और कोई चाल ही नहीं है। तो ये पिछले साल का ही था, इन्होंने कुछ किया था। तो ये सब चीज चल रही है, सुनने बड़ा मजा आता है, मॉडर्न फिजिक्स है ये। ठीक है, हाँ एक बार पढ़ना थोड़ा सा उसके बारे में, वीडियो वगैरह देखना, मजा आएगा। क्वांटम एंटेंगलमेंट करके है कुछ, ये दोनों सबएटॉमिक पार्टिकल जुड़े होते हैं, चाहे तुम पास ले जाओ दूर ले जाओ, तो एटम को तोड़ दो। तो बोर मॉडल ने कुछ नहीं है, बहुत सारी चीजें बताई थी, लेकिन उसकी भी लिमिटेशन थी। पहले देख लेते उसने क्या बोला था। सारी चीजें उसने यही बोली थी कि ये घूमता रहता है, ऐसा होता है। एक चीज एक्स्ट्रा बोली जिसमें वो फेल हो गया था, रदरफोर्ड। तो क्या बोला उसने, तो उसके पोस्टुलेट्स हैं। ठीक है, तो क्या बोला, बताओ पोस्टुलेट्स बोलो क्या थे। भाई ये मतलब नहीं कि इलेक्ट्रॉन जो है पर्टिकुलर एनर्जी का ऑर्बिटल रिवॉल्व करता है और उसके बीच में कहीं रिवॉल्व नहीं करेगा, उसी एनर्जी पे रिवॉल्व करेगा, उसी लाइन पे, उसी ऑर्बिट पे। अरे इलेक्ट्रॉन घूमता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेबल, हाँ स्टेबल ऑर्बिट्स। स्टेबल ऑर्बिट्स, ठीक है। दूसरा, ये स्टेबल ऑर्बिट कैसे दिए जाते हैं। These stable orbits are given by MVR is equal to NH upon, एंगुलर मोमेंटम आना। हाँ ठीक है। तो उसने बोला कि जो एंगुलर मोमेंटम है इज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन 2 ऐसे ये जो n की वैल्यू है यही है वो, इस ऑर्बिट को घुमाएगा, ऐसे दिया जाएगा। तीसरा उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है और नीचे जाता है, हायर ऑर्बिट में जाता है, नीचे आता है, तो वो एनर्जी छोड़ेगा या हाँ इलेक्ट्रॉन्स सीरीज वाली electron absorbs energy to jump to higher states, ठीक है, and releases energy when comes to lower, ये स्टेट हो गया, एनर्जी बोल दो, लेवल बोल दो, कुछ भी बोलो, लोअर स्टेट्स, ठीक। तो इसमें देखो सबसे पहले एक तो वही क्वेश्चन है, कौन सी वाली अभी जो निकाली थी हमने, mv² by r,
इज इक्वल टू क्या KZ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, एक ही हो गया। दूसरी इक्वेशन हो रही एमपीआर इज इक्वल टू एनएच बाई 2 पाई। तो देखो वेरिएबल कितने इसमें, उसमें देखो एच कांस्टेंट और पाई कांस्टेंट है, मास कांस्टेंट है, वेलोसिटी और रेडियस, और यहाँ पे वेलोसिटी और तो कुछ तो निकल ही जाएगा, निकल जाएगा ना, निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, एक आर कट गया, ठीक है, तो v यहां से निकालो, v क्या आ जाएगा बोलो, v इज इक्वल टू एन एच 2 पाई एम आर, इसको उठा के इसमें डाल दो, तो m n स्क्वायर h स्क्वायर बाय इज इक्वल टू k z, क्वेश्चन ठीक। एक आर कट गया, तो एक आर को उधर ले जाओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, सब कांस्टेंट है ना, आर क्या आ जाएगा बोलो, देखो एक एम भी कट गया, ये जो कट रहा काट दो, और क्या है, बस यही है, बोलो आर इज इक्वल टू, अरे एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, नहीं हाँ एम के जेड ई स्क्वायर, तुमको ये सब याद करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें देखो कि इसमें कांस्टेंट क्या है, एच, जेड को छोड़ के भाई सारे कांस्टेंट एन भी तो अलग है, जेड और एन को छोड़ के एन है लेवल, कौन सा एनर्जी लेवल है वो तो अलग हो सकता है, और जेड भी जेड एटॉमिक एटम नंबर वो भी अलग हो सकता है, बाकी कुछ नहीं अलग हो सकता। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, ये आ जाता है 10 की पावर -10 n स्क्वायर बाय, ये है भाई ये, तो रेडियस आ गया हमारा, ठीक है। तो रेडियस को तुम इसमें डाल दो, ये वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी भी निकालो, तो क्या आ जाएगी NH अपॉन 2 पाई m, r की वैल्यू कितनी है वही पॉइंट, या तो ये डाल लो यार, n स्क्वायर h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m के, एक्सप्रेशन बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे लिखवा लो। अब इसमें देखो ये h कट गया, n भी कट गया, और एक n कट गया, 2 पाई 2 कट गया, चलो क्या बचा, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन n h, ये सब। तो देखो यहाँ पे भी वही है, z और n को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है, तो इसकी कुछ वैल्यू आ जाती है 2.18 10 की पावर 6 z अपॉन n, और इसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये यूनिट है ब्रैकेट में, ठीक। हाँ, अब इसकी एनर्जी भी निकल जाएगी, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ तो काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या हुई, हाफ एम वी स्क्वायर हुआ, क्यों, यहां से निकालो, ये देखो एम वी स्क्वायर कितना है, ये रहा, हाफ मल्टीप्लाई कर दो, तो हाफ एम वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन 2r, तो के जेड ई स्क्वायर बाय 2r काइनेटिक एनर्जी होगी, और ये कैलकुलेट करके आ जाती है 13.6 जेड स्क्वायर, अरे आर का आर की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू डाल दी, हाँ आर की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, देखो आर की वैल्यू डालेंगे तो कुछ कांस्टेंट n स्क्वायर बाय z, तो यहाँ पे n स्क्वायर बाय z, z ऊपर चलेगा तो z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, यू पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, अभी क्या बताया था पोटेंशियल एनर्जी का, k q1 q2, ठीक है, तो k q1 कितना है, z e, और q2 कितना है माइनस ई, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी तो साइन के साथ ही रखते हैं, तो माइनस ई स्क्वायर अपॉन आर। अब इसमें भी डाल दो, कुछ सेम है देखो, बस ये डबल है उसका,
तो -27.2 इंटू z² अपॉन EV। अब टोटल एनर्जी क्या हुई? हाँ, माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन, तो फिर ये हो जाएगी -13 पॉइंट, टोटल एनर्जी को ई लिख दो, -13.6 z² अपॉन n² EV। तो उसने सबके लिए, मतलब एक एटम के लिए जिसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, सब कुछ निकाल दिया, रेडियस, वेलोसिटी और क्या, एनर्जी, तीनों टाइप की। ठीक है, किसी भी लेवल पे निकाल सकते हो। ये n क्या है? लेवल 1 2 3 4, और z क्या है? एटॉमिक नंबर, और ये EV में। ठीक है, थैंक यू। चार्जेस इसकी लिमिटेशन क्या है? अच्छा, और एक दो फॉर्मूला और निकाल देते हैं। एक इसने ये तो बताया था ना, ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और नीचे आएगा तो रिलीज करेगा। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ चला गया, n1 से, मान लो n1 से n2 गया या वापस आया, जैसा भी है, तो एनर्जी के अंदर चेंज आएगा। वो चेंज इन एनर्जी जो होगी, मान लो यहाँ से ऊपर गया तो हमको एनर्जी इसमें डालनी पड़ेगी, और ऊपर से नीचे आया तो यहाँ से एनर्जी निकलेगी। तो ऊपर से हम एनर्जी तो कैसे भी डाल सकते हैं, हीट वीट में, लेकिन जो वो एनर्जी निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? फोटोन के फॉर्म में, फोटोन। और हम भी डालते हैं ना, फोटोन भी डालते हैं, लाइट डालते हैं ना, तब जाके वो ऊपर जाता है, और नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो एनर्जी का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, E, एनर्जी इन ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, उसकी एनर्जी कैसे दी जाएगी? E, इसको TE डाल दो यार, क्या फर्क पड़ता है, कितना हो जाएगा? 13.6। ये जितनी भी एनर्जी है ना, ये दोनों माइनस कर लो, n1 पे और n2 पे। एक बार n1 डालो, एक बार n2 डालो, और दोनों की टोटल एनर्जी माइनस कर दो, तो यही एनर्जी हमको देनी पड़ेगी या निकलेगी। ये 13.6 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर इंटू z स्क्वायर, और EV में सब। ठीक है, अब इसमें याद रखना कि n1 क्या है? छोटा है, n1 छोटा है। अब चाहे वो ऊपर से नीचे है, नीचे से ऊपर जाए, तुमको यही फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, कंफ्यूजन हो गई, बस n1 को छोटा रखना। दूसरा देखो, अब ये जो एनर्जी है, मान लो कि ऊपर से नीचे आ गया, एनर्जी निकलेगी, तो एनर्जी जो निकलेगी वो किस फॉर्म में निकलेगी? फोटोन। तो फोटोन की कुछ तो फ्रीक्वेंसी होगी, तो उसको कैसे लिख सकते हैं? एनर्जी ऑफ फोटोन क्या होता है? hc/λ। हाँ, तो hc/λ इज इक्वल टू 13.6 ये z² EV। ठीक, अब ये hc कांस्टेंट है, उसके नीचे ले जाओ तो इसके साथ डिवाइड करके क्या आ जाएगा हमारा? 1/λ इज इक्वल टू क्या? 1.097 10 की पावर 7 1/n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर z स्क्वायर, इसकी यूनिट मीटर इनवर्स में। और इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको यार? स्पेलिंग क्या होती है उसकी? रेडबर्ग की RED नहीं, E नहीं आता,
ये बाद में आता है, चलो देख लेना। रेडबर्ग कांस्टेंट R मीटर इनवर्स